नमस्कार दोस्तों, जेबी स्टडी पॉइंट के यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, मैं कितनी जल्दी कर लूं परंतु लेट हो जाता हूं। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो दोस्तों, जेबी स्टडी पॉइंट के यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। एनटीए यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट का ये महामैराथन मॉक टेस्ट संख्या 19 है। अब की बार नेट जेआरएफ पार टेस्ट लो दोस्तों। 100 में से अगर आपके 60 सही तो जेआरएफ आपका पक्का समझो, ठीक है। तो इसी उम्मीद के साथ में शुरू करते हैं आज का ये मॉक टेस्ट। हमारा नाम देव कुमार, पीएचडी इतिहास, एक बार जेआरएफ, 4 बार नेट। बस हमारा नंबर है 8755475312। अगर किसी को नोट्स लेने हो या कोई समस्या का समाधान करना हो तो हमसे संपर्क कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके पास में जो बेल आइकन उसको प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिल जाएगी। वीडियो को लाइक, शेयर और दोस्तों यहाँ से करिए। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल आपके सामने ये रहा, ठीक है। पहला सवाल है, निम्नलिखित में से मोर्फोग्राफ शब्द किस से संबंध है? पहला, सुधारात्मक वर्तनी। दूसरा, सुधारात्मक पठन। तीसरा, सुधारात्मक अधिगम। चौथा है सुधारात्मक व्यवहार। ठीक है, 10 सेकंड का आपको जो समय है, केवल 10 सेकंड का समय। सबका वेलकम करते हैं। दीपक कुमार जी वेलकम, रोहित जायसवाल जी वेलकम, दीपक जी, मीना कुमारी जी, मीनाक्षी मिश्रा जी वेलकम, हिस्ट्री ज्ञान जी वेलकम, हृदय द्विवेदी जी वेलकम, सिंह भक्त जी वेलकम, शोभा कुमार जी वेलकम, दीपक कुमार जी वेलकम और सरोज शर्मा जी वेलकम, रोहित जायसवाल जी, सेनापति जी वेलकम आपका, और रोशनी तंवर जी वेलकम, सन एस जी वेलकम, हनी सिंह जी वेलकम, विभा तिवारी जी वेलकम, रवि जी वेलकम आपका, राहुल जयदेव जी वेलकम, हिमांशु शर्मा जी वेलकम, आरपी मौर्य जी वेलकम, इशरत परवीन जी वेलकम, नुपुर तिवारी जी वेलकम, रेखा फोगट जी वेलकम, पूनम देवी जी वेलकम। दोस्तों, निम्नलिखित में से मोर्फोग्राफ शब्द जो किस संबंध है दोस्तों? सही आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, सुधारात्मक वर्तनी से। ठीक है, सुधारात्मक वर्तनी से। दूसरा सवाल आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा विवरण रचनावादी दृष्टिकोण एवं अधिगम के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुरूप है? पहला, शिक्षार्थी अधिगम प्रक्रिया में सक्रिय भागीदार होते हैं। दूसरा, विद्यार्थी व्याख्या चाहते हैं। तीसरा, सूचना एकत्रित करने के लिए विभिन्न सूत्रों का प्रयोग। चौथा है उपरोक्त सभी। दोस्तों, जो मैं 10 थोड़ा लेट आता हूँ, ठीक है, थोड़ा सा मैं बिजी समझे, बिजी थोड़ा सा, इसलिए जल्दी करते करते भी मैं लेट हो जाता हूँ। परंतु चिंता ना करो, आपका जो लेट समय है वो कवर हो जाएगा थोड़ी तेज चलकर। लक्ष्मी जी वेलकम आपका, चिंतामणि जी वेलकम, विश्वकर्मा पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं जी। बिल्कुल बिल्कुल सभी को। तो दोस्तों, दूसरे सवाल का सही आंसर है उपरोक्त सभी। ठीक है, उपरोक्त सभी। तीसरा सवाल आपके सामने है, हम वस्तुओं, परिस्थितियों या घटना के बारे में अपने मस्तिष्क में संयोजित ज्ञान का निर्माण करते हैं। अग्रलिखित में से कौन सा शब्द इस स्थिति को प्रतिबिंबित करता है? पहला, स्कीमा, स्मरण शक्ति, संज्ञान या उपरोक्त में से कोई नहीं। दोस्तों, बढ़िया सवाल है, मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है, आ सकता है ये सवाल। 8 बजे होगी हिस्ट्री की।
तीसरे सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, स्कीमा। चौथा सवाल आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द नई जानकारी को भीतर ग्रहण करने के लिए सबसे उपयुक्त है? आत्मसात, सहभागिता, संज्ञान, ग्रहण। तो चौथे सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ठीक है। क्या है? आत्मसात। 5, शिक्षक या प्रशिक्षक द्वारा विभिन्न गतिविधियों में उपयुक्त समय पर विभिन्न प्रकार के संकेतों, सुझावों या प्रत्यक्ष रूप से शिक्षार्थी की सहायता करने को निम्नलिखित शब्दों में से क्या कहा जाता है? मचान या स्काफ होल्डिंग, संज्ञान, सुदृढ़ीकरण या उपयुक्त में से कोई नहीं। राजू कुमार जी वेलकम। श्रेया मिश्रा जी वेलकम। दोस्तों पांचवें सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, मचान या स्काफ फोल्डिंग। छठा सवाल है, व्यवहार में परिवर्तन अधिगम का मुख्य उद्देश्य होता है, ठीक है, आपको पता होगा। व्यवहार में परिवर्तन पर्यावरणीय प्रभावों, शिक्षार्थी के भीतर जन्मजात झुकाव और प्रक्रियाओं का परिणाम है। यह निम्नलिखित सिद्धांत के अंतर्गत आता है? पहला, नव व्यवहार सिद्धांत, संज्ञानात्मक सिद्धांत, व्यवहारिक सिद्धांत, उपयुक्त में से कोई नहीं। राहुल गोस्वामी जी वेलकम। तो दोस्तों छठे सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, नव व्यवहार सिद्धांत। सातवां सवाल है, छात्र या कोई भी व्यक्ति स्थितियों का प्रभावी ढंग से सामना करने की क्षमता को लेकर स्वयं के बारे में विश्वास, सकारात्मक या नकारात्मक, विकसित कर लेता है। पहला, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द उपरोक्त कथन को वर्णित करता है? पहला, आत्मसात, प्रभावकारिता, स्व विनियम, अहंकार और आत्मविश्वास। दोस्तों बढ़िया सवाल है ये, ठीक है। स्वयं के बारे में विश्वास विकसित कर लेता है, ठीक है। दोस्तों सही आंसर है सातवें का ऑप्शन नंबर फर्स्ट, आत्म प्रभावकारिता, सेल्फ एफिशिएंसी। आठवां सवाल आपके सामने है, निम्नलिखित में कौन सा शब्द अपनी सोच, प्रक्रियाओं, स्व संचालन और अपने व्यवहार को परिवर्तित करने की क्षमता को दर्शाने के लिए उपयोग किया जा सकता है? पहला है मेटा कॉग्निशन या मेटा अनुभूति, स्व विनियम, सरल अनुभूति या नंबर 4 उपयुक्त में से कोई नहीं। स्व विनियम माने दोस्तों सेल्फ रेगुलेशन। शिवानी लिटोरिया जी वेलकम। दोस्तों आठवें सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, मेटा कॉग्निशन या मेटा अनुभूति। नौवां सवाल आपके सामने है, शिक्षक प्राय छात्र की सीखने की समस्याओं का विश्लेषण करते हुए पाते हैं कि उनमें पहला, प्रेरणा का अभाव है, बुद्धि की कमी है, माता पिता का ढीला ढाला रवैया है या उपयुक्त में से कोई नहीं। शिक्षक प्राय छात्र की सीखने की समस्याओं का विश्लेषण करते हुए पाते हैं कि मयंक सहरावत जी वेलकम। सुंदर कुमारी जी वेलकम।
दीपक जी आप क्या कहती हैं? मैं ठीक हूँ। आप डेली एक शब्द को बोलती हैं मैं खुश हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। जैन सरकार जी वेलकम। तो दोस्तों 9वें सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, प्रेरणा का अभाव। ठीक है। 10वां सवाल आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन से शब्द का प्रयोग सार्थक तथ्यों, नियमों, परिभाषाओं, अवधारणाओं, सिद्धांतों इत्यादि को वर्णित करने के लिए किया जा सकता है? पहला अर्थ संबंधी स्मृति, दूसरा उप उपाख्यानात्मक स्मृति, तीसरा प्रक्रियात्मक स्मृति, चौथा है उपरोक्त में से कोई नहीं। रवि जी आप भी हाँ में हाँ मिला रहे हो भाई। ऐसी बात नहीं है, मैं खुश हूँ। तिलक जी वेलकम। निवासेकर जी वेलकम। साहिल सिंह जी वेलकम। दोस्तों मुझे कोई दिक्कत नहीं है, फिलहाल ठीक हूँ, मैं खुश हूँ। ठीक है, कोई भी लड़ाई नहीं है। अच्छा दीपक जी आप गलत नहीं बोलते। कोई बात नहीं, मैं खुश हूँ, ऐसी बात नहीं है, चिंता न करो आप। दोस्तों 10वें सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, अर्थ संबंधी स्मृति। ठीक है, पहला है अर्थ संबंधी स्मृति। 11वां सवाल आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन से शब्द का प्रयोग हम स्वयं की स्मृति प्रक्रियाओं के बारे में जागरूकता और सूचना के भंडारण और उसकी पूर्ण प्राप्ति को बढ़ाने के ढंग के संदर्भ में कर सकते हैं? पहला अर्थ संबंधी स्मृति, दूसरा उपाख्यानात्मक स्मृति, प्रक्रियात्मक स्मृति या मेटा स्मृति। रवि जी अरे चुप हो जाओ भाई, दीपक जी मजे मत लो आप। ठीक है सब। तो दोस्तों 11वें सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मेटा स्मृति। ठीक है। 12वां सवाल आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक श्रवण प्रक्रिया को प्रतिकूल ढंग से प्रभावित कर सकता है? पहला अपेक्षित से अधिक श्रवण सामग्री के अतिरिक्त, दूसरा बोलने की बहुत ही उच्च गति, तीसरा श्रुत विषय वस्तु की क्षति, और चौथा है उपरोक्त सभी। निम्नलिखित में से कौन सा कारक श्रवण प्रक्रिया को प्रतिकूल ढंग से प्रभावित कर सकता है? तो दोस्तों सही है ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी। 13वां सवाल आपके सामने, श्रवण को संचार का सबसे महत्वपूर्ण पहलू माना जा सकता है, इसमें कैसे सुधार लाया जा सकता है? पहला श्रवण को मौद्रिक पुरस्कार से संबंधित करना, दूसरा शिक्षण सामग्री को रुचिकर और आवश्यकता से अधिक संबंधित करके, तीसरा स्वर को और अधिक प्रभावशाली बनाना, चौथा है उपरोक्त सभी। श्रवण को संचार का सबसे महत्वपूर्ण पहलू माना जा सकता है, इसमें कैसे सुधार लाया जा सकता है? दोस्तों 13वें सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, स्वर को और अधिक प्रभावशाली बनाने से। 14वां सवाल आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन से शब्द एक व्याख्यान के अर्थ को बताने के लिए सबसे उपयुक्त है? पहला सूचना का श्रवण, दूसरा मूल्यांकन श्रवण, तीसरा गुरुतापूर्वक श्रवण, चौथा है गतिशील श्रवण। ज्योति कांजा जी वेलकम। रवि जी, अरुण जी और दीपक जी ऐसी बात नहीं है, जो आप सोच रहे हैं वो हमारे साथ ही हैं। ठीक है, आप लोगों के साथ में है वो, ऐसा ना। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, अब सब ठीक है। कुछ मिस्टेक थी तो सुधार ली गई है, आपके साथ ही हैं वो। ठीक है,
निम्नलिखित में से कौन से शब्द एक व्याख्यान के अर्थ को बताने के लिए सबसे उपयुक्त है? ठीक है, तो 14वें सवाल का सही आंसर है मूल्यांकन श्रवण। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। 15वां सवाल, अग्रलिखित में से कौन सा कथन मूल्यांकन श्रवण से संबंधित है? पहला, किसी विचार को स्वीकार या अस्वीकार करना। दूसरा, वक्ता के व्यक्तित्व एवं प्रतिष्ठा का मूल्यांकन करने के लिए। तीसरा, ए और बी, और चौथा उपरोक्त में से कोई नहीं। अग्रलिखित में से कौन सा कथन मूल्यांकन श्रवण से संबंधित है? तो दोस्तों सही आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, किसी विचार को स्वीकार या अस्वीकार करना। 16वां सवाल आपके सामने है, फ्रांसिस गेलन के अनुसार अनुवांशिकता का सारा श्रेय तत्काल माता पिता को नहीं बल्कि दूर के पूर्वजों को जाता है। निम्नलिखित में से किसको अनुवांशिकता का केवल 50% श्रेय जाता है? पहला, माता पिता, दादा दादी, नाना नानी, परदादा परदादी, परनाना परनानी, उपरोक्त में से कोई नहीं। दोस्तों निम्नलिखित में से किसको अनुवांशिकता, ठीक है, का केवल 50% श्रेय जाता है? तो दोस्तों 50% जो अनुवांशिकता के लक्षण जाते हैं वो जाते हैं ऑप्शन नंबर फर्स्ट, माता पिता की। ठीक है, माता पिता के 50% जो अनुवांशिक लक्षण होते हैं वो बच्चों में जाते हैं। 17वां सवाल आपके सामने है, शिक्षण प्रक्रिया के निम्नलिखित सोपानों को क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ठीक है दोस्तों, इम्पोर्टेंट सवाल है ये। ठीक है, थोड़ा नोट डाउन करें इस बात को। शिक्षण प्रक्रिया जो होती है, ठीक है, शिक्षण प्रक्रिया उसके कुछ स्टेप होते हैं। तो पहला, वर्तमान ज्ञान को पूर्व ज्ञान से संबंधित करना, मूल्यांकन, पूर्ण शिक्षण, शिक्षण उद्देश्यों का निरूपण, और चौथा है शिक्षण सामग्री की प्रस्तुति। सुमन जी वेलकम, आपका रोल नंबर 5 है। अनिता कुमारी जी वेलकम। तो दोस्तों 17वें सवाल का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि सबसे पहले हम करते हैं शिक्षण उद्देश्यों का निरूपण, पहली बात आएगा। उसके बाद दोस्तों क्या करते हैं हम, वर्तमान ज्ञान को पूर्व ज्ञान से संबंधित करना, दूसरी बात आएगा। उसके बाद में क्या करते हैं हम, शिक्षण सामग्री की प्रस्तुति करते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या करते हैं दोस्तों, मूल्यांकन, और उसके बाद क्या करते हैं, पूर्ण शिक्षण करते हैं। ठीक है, नोट डाउन करें इस बात को, आ सकता है सवाल, ये बढ़िया सवाल है। 18वां सवाल, एक छात्र व्याख्यान की अवधि में शिक्षक की समस्याओं को हल करने में सहायता करता है। पहला, उक्त छात्र निम्नलिखित में से किस वर्गीकरण के अंतर्गत आता है? पहला, एक प्रभावी श्रोता, दूसरा एक मूल्यांकन करने वाला श्रोता, तीसरा एक यथार्थवादी श्रोता, चौथा है उपरोक्त में से कोई नहीं। दोस्तों मैं तेज इसलिए नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि 8 बजे दूसरी वीडियो आएगी, ऐसा ना हो ज्यादा तेज बोलते बोलते गला भी बैठ जाए, तो इसलिए मैं थोड़ा नॉर्मल आवाज में बोल रहा हूँ। ठीक है, ऐसा ना समझे, में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक हूँ मैं। बहादुर जी वेलकम आपका। कोई बात नहीं सुमन जी, कोई बात नहीं, लेट बाद में कर लेना। तो दोस्तों 18वें सवाल का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, एक मूल्यांकन करने वाला श्रोता। 19वां सवाल आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन से उपाय संचार प्रक्रिया को सुगम बनाने का कार्य करते हैं? पहला, अपनत्व और समानता की भावना, चयन के लिए सुरक्षा और स्वतंत्रता, तीसरा अनौपचारिक वातावरण, चौथा है उपरोक्त सभी। निम्नलिखित में से कौन से उपाय संचार प्रक्रिया को सुगम बनाने का कार्य करते हैं? दोस्तों बहुत ही अच्छा सवाल है। ठीक है,
पंकज कुमार जी वेलकम। तो दोस्तों सही आंसर है 19वें का ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। 20वां सवाल है आपके सामने। निम्नलिखित में से किसको हम अधिगम का एक परिणाम कह सकते हैं? पहला बुद्धिमत्ता, परिपक्वता, कौशल या स्मरण शक्ति। निम्नलिखित में से किसको हम अधिगम का एक परिणाम कह सकते हैं? राहुल सिंह जी वेलकम। तो दोस्तों हम अधिगम का जो परिणाम कह सकते हैं वो कह सकते हैं दोस्तों कौशल को। ठीक है, अधिगम से दोस्तों कौशल आता है। 21वां सवाल आपके सामने। निम्नलिखित में से कौन से शब्द मानसिक विकास को सबसे उपयुक्त रूप से वर्णित करते हैं? पहला मानसिक विकास का स्वरूप शारीरिक विकास के समांतर चलता है। दूसरा यह एक अनिश्चित पैटर्न है। तीसरा यह एक अनियमित पैटर्न नहीं है। चौथा है मध्य किशोर तक वृद्धि एवं तत्पश्चात समतल होना। धनराज चौधरी जी वेलकम। दोस्तों 21वें सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, मध्य किशोर तक वृद्धि एवं तत्पश्चात समतल होना। 22वां सवाल आपके सामने है। निम्नलिखित में से कौन सी एक अनुसंधान की विशेषता नहीं है? ठीक है, पहला अनुसंधान व्यवस्थित है। दूसरा अनुसंधान एक प्रक्रिया नहीं है। तीसरा अनुसंधान समस्या उन्मुख है। और चौथा अनुसंधान निष्क्रिय नहीं है। दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि जो अनुसंधान रिसर्च होता है, रिसर्च इज ए सिस्टमिक प्रोसेस होता है। ठीक है, और एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है। तो दोस्तों जो नहीं है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी अनुसंधान एक प्रक्रिया नहीं है। जब दोस्तों एक ये प्रक्रिया होती है, ठीक है, प्रोसेस होता है। दूसरा गलत है और बाकी सब ठीक है। 23वां सवाल आपके सामने। निम्नलिखित में से किसका शोध के परिणामों के सामान्यीकरण जनरलाइजेशन से निकटतम संबंध है? बाहरी वैधता, निष्कर्ष, ए और बी दोनों या उपयुक्त में से कोई नहीं। निम्नलिखित में से किसका शोध के परिणामों या सामान्यीकरण से निकटतम संबंध है? दोस्तों सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, बाहरी वैधता और निष्कर्ष दोनों। 24वां सवाल आपके सामने। एक शोध विधि या उपकरण जो शोधकर्ता को हर बार अलग परिणाम दे रही है, ऐसी स्थिति को दर्शाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उपयुक्त है? पहला निम्न वैधता, उच्च वैधता, कम विश्वसनीयता या उच्च विश्वसनीयता। ठीक है, एक शोध विधि या उपकरण जो शोधकर्ता को हर बार अलग परिणाम दे रही है, ऐसी स्थिति को दर्शाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उपयुक्त है? कुलदीप माली जी वेलकम आपका। दोस्तों 24वें का जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर कम विश्वसनीयता। 25वां सवाल आपके सामने है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन से शब्द का प्रयोग शोध निष्कर्षों की प्रमाणिकता के संदर्भ में होता है? पहला मौलिकता, वैधता, वैलिडिटी। तीसरा वस्तुनिष्ठता, ऑब्जेक्टिविटी। उपरोक्त सभी। कौन से शब्द का प्रयोग शोध निष्कर्षों की प्रमाणिकता के संदर्भ में होता है? अभय सिंह जी वेलकम। विभा तिवारी जी वेलकम। दोस्तों 25वें का सही आंसर है उपरोक्त सभी, मौलिकता, वैधता और वस्तुनिष्ठता। ठीक है, 26वां सवाल आपके सामने है। निम्नलिखित अनुसंधान में से कार्य साधन मैनिपुलेशन सदैव किसका अभिन्न भाग रहा है? पहला ऐतिहासिक अनुसंधान, मौलिक अनुसंधान, वर्णनात्मक अनुसंधान या प्रायोगिक अनुसंधान।
तमन्ना आनंद जी वेलकम। तो दोस्तों 26 मई का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, प्रायोगिक अनुसंधान जो होता है दोस्तों वो कार्य साधन मैनिपुलेशन सदैव इसका भाग रहा है। 27वां सवाल आपके सामने है, निम्नलिखित में से किस शब्द का हम किसी व्यवहार को नियंत्रित करने के लिए करने के शिष्ट अनुमान को प्रकट करने हेतु उपयोग करते हैं? पहला प्रयोगात्मक नियंत्रण, उपकल्पना, प्रयोगात्मक चर या सिद्धांत। आपको 10 सेकंड का दोस्तों समय दिया जाएगा कमेंट करने के लिए, क्योंकि आपकी तैयारी फुल हो चुकी है। ठीक है, ऐसी बात नहीं है कि आप अब भी तैयारी कर रहे होंगे। दो चारों को छोड़कर दोस्तों मैं नहीं समझता कि भाई आपकी तैयारी नहीं हुई, क्योंकि एग्जाम का डेट हो गया है चेंज, तो आपकी तैयारी फुल हो गई होगी। आपको केवल बस सवाल देखना है और आंसर लगाना तुरंत। ठीक है, इसलिए 10 सेकंड का समय है दोस्तों। 27वें सवाल का सही आंसर है उपकल्पना। ठीक है, हाइपोथेसिस। 28वां सवाल आपके सामने है, विभिन्न उपकल्पनाओं की कार्यविधि का उपयोग किस स्थिति में किया जाना चाहिए? पहला शोध के अंतिम चरण के दौरान, शोध अध्ययन की योजना, परिणामों के प्रकाश के समय, उपयुक्त में से कोई नहीं। विभिन्न उपकल्पनाओं की कार्यविधि का उपयोग किस स्थिति में किया जाना चाहिए? दोस्तों सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, शोध अध्ययन की योजना बनाते हैं जब। 29वां सवाल आपके सामने, निम्नलिखित में से किसके आधार पर मान्यताओं को निरूपित किया जाता है? पहला देश की सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, दूसरा विश्वविद्यालयों, तीसरा जातियों के विशिष्ट विशेषताओं के आधार पर, चौथा है उपरोक्त सभी। किसके आधार पर मान्यताओं को निरूपित किया जाता है? ठीक है, 29 में सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। 30वां सवाल आपके सामने, निम्नलिखित में से किस प्रकार के शब्दों में उपकल्पनाओं को वर्णित नहीं किया जा सकता? घोषणात्मक, रिक्त उपकल्पना और प्रश्न प्रपत्र, तीसरा सामान्य, चौथा है दिशात्मक। दोस्तों 29 मिनट में हमने 30 सवाल करवा दिए हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको, क्योंकि 1 मिनट में एक सवाल है तो 100 मिनट में 100 सवाल हो जाएंगे आपके। दोस्तों 30वें सवाल का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, सामान्य। 31वां सवाल आपके सामने, निम्नलिखित में से किस प्रकार के अनुसंधान में शोध उपकल्पना को सम्मिलित करने की कम से कम संभावना होती है? पहला अंतःक्षेप अनुसंधान, दूसरा संस्थात्मक अनुसंधान, वर्णनात्मक अनुसंधान, उपयुक्त में से कोई नहीं। दोस्तों उपकल्पना को सम्मिलित करने की कम से कम जो संभावना होती है वो होती है वर्णनात्मक अनुसंधान, ऑप्शन नंबर सी। 32वां सवाल आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा कथन रिक्त उपकल्पना को वर्णित करता है? पहला चरों के बीच कोई अंतर नहीं होता है, दूसरा अनुसंधान उपकल्पना के रूप में, तीसरा व्यक्तिनिष्ठ रूप में, चौथा है चरों के बीच अंतर होता है। विशु यादव जी वेलकम। दोस्तों 32वें सवाल का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, चरों के बीच कोई अंतर नहीं होता है। 33वां सवाल आपके सामने, अनुसंधान परिकल्पना का तात्पर्य है? पहला वर्तमान शोध की समीक्षा करना, दूसरा चरों के बीच में संभावित संबंधों का विवरण देना, तीसरा जब यह कहा जाए कि उनको पुष्ट करना या नकारना, चौथा है दोनों, बी और सी।
अनुसंधान परिकल्पना यानी कि अनुसंधान की जो हाइपोथेसिस होती है दोस्तों, उसका तात्पर्य क्या होता है? दोस्तों सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। बी और सी दोनों। 34वां सवाल आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा कथन शोध प्रश्न के लिए विकास की प्रक्रिया का सबसे अच्छा वर्णन है? पहला, यह यानी कि एक व्यापक प्रश्न को और अधिक स्पष्ट बना दिया जाता है, जैसे शब्दों को और अधिक स्पष्ट रूप में परिभाषित किया जाता है। दूसरा, यह व्यापक सवाल और अधिक स्पष्ट बना दिया जाता है ताकि यह और अधिक महत्वपूर्ण हो सके। तीसरा है, एक व्यापक प्रश्न को और भी अधिक व्यापक बनाया जाता है। चौथा है, एक विशिष्ट प्रश्न को और भी अधिक महत्वपूर्ण बनाया जाता है। कौन सा कथन शोध प्रश्न के लिए विकास की प्रक्रिया का सबसे अच्छा वर्णन करता है? तो 34वें सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है। 35वां सवाल आपके सामने है, एक अच्छे अनुसंधान के प्रश्न कैसे होने चाहिए? पहला, स्पष्ट महत्वपूर्ण और नैतिक। दूसरा, साध्य स्पष्ट महत्वपूर्ण और नैतिक। तीसरा, साध्य स्पष्ट और महत्वपूर्ण। और चौथा है साध्य स्पष्ट और नैतिक। एक अच्छे अनुसंधान के प्रश्न कैसे होने चाहिए? दोस्तों 35वें सवाल का सही आंसर है साध्य स्पष्ट महत्वपूर्ण और नैतिक होने चाहिए। 36वां सवाल आपके सामने, निम्नलिखित में से किसी शोध में प्रयुक्त प्रश्नों की सबसे अनिवार्य विशेषता कौन सी है? पहला, प्रश्नों का उत्तर देने में रुचि होना। दूसरा, प्रदत्तों के संग्रह। दोस्तों प्रदत्त मतलब होता है डाटा, डाटा के संग्रह की संभावना जो कि प्रश्नों का उत्तर देने के प्रयास में एकत्र किया जाता है। तीसरा, व्यवसायीकरण की संभावना। चौथा है समाज में एक महत्वपूर्ण सकारात्मक परिवर्तन होना। निम्नलिखित में से किसी शोध में प्रयुक्त प्रश्नों की सबसे अनिवार्य विशेषता कौन सी होती है? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, प्रदत्तों के संग्रह की संभावना जो कि प्रश्नों का उत्तर देने के प्रयास में एकत्र किया जाता है। 37, निम्नलिखित में से एक अच्छी उपकल्पना कैसी होनी चाहिए? पहला, यह इस तरीके से तैयार की जानी चाहिए जिसका प्रदत्तों द्वारा परीक्षण किया जा सके। दूसरा, ज्ञात तथ्यों के साथ विधि पूर्वक विशिष्ट और अनुकूल होना चाहिए। तीसरा, सीमित धारा होना चाहिए और वैश्विक महत्व नहीं होना चाहिए। ऑप्शन नंबर 4 उपरोक्त सभी। भाग्यश्री राणा जी वेलकम, नमस्ते। कोई बात नहीं, लेट हो गई, कोई बात नहीं, बाद में देख लेना। ठीक है। तो दोस्तों 37 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए। यह इस तरीके से तैयार की जानी चाहिए जिसका प्रदत्तों का परीक्षण किया जा सके। 38, निम्नलिखित में से एक उपकल्पना को किस रूप में वर्णित किया जा सकता है? पहला, अंतर्ज्ञान। दूसरा, प्रकृतिकृत अनुमान। तीसरा, शोधकर्ताओं द्वारा अपने शोध के लिए धनराशि प्राप्त करने के प्रयास के रूप में। चौथा, अध्ययन के संभावित परिणामों के बारे में भविष्यवाणी के रूप में। राहुल जयदेव जी आपका वेलकम, शायद हम भूल गए थे आपका वेलकम करना, सॉरी। तो दोस्तों 38 का जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, अध्ययन के संभावित परिणामों के बारे में भविष्यवाणी के रूप में। 39, निम्नलिखित में से किस में उपकल्पना के निरूपण फॉर्मुलेशन की आवश्यकता नहीं होती है? पहला, सर्वेक्षण विधि, ऐतिहासिक अध्ययन, प्रयोगात्मक अध्ययन या मानक अध्ययन।
किस में उपकल्पना के निरूपण की आवश्यकता नहीं होती है? तो दोस्तों सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ऐतिहासिक अध्ययन। 40वां सवाल, एक शिक्षक प्रभावी संदेशवाहक बन सकता है यदि वह शिक्षण सहायक सामग्री का उपयोग करता है, दूसरा वह छात्रों को अर्थ समझाने में सहायता करता है, तीसरा वह शिक्षण के बीच में सवाल पूछता है, और चौथा वह छात्रों को विषय पर सवालों के सही जवाब पाने में सहायता करता है। एक शिक्षक प्रभावी संदेशवाहक बन सकता है यदि, दोस्तों बहुत ही अच्छा सवाल है ये। 40 में का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, वह छात्रों को अर्थ समझाने में सहायता करता है। 41, कक्षा में संप्रेषण के विफल होने का क्या कारण होता है? दोस्तों संप्रेषण क्या होता है दोस्तों? कम्युनिकेशन, ठीक है, संचार। पहला, छात्रों का कक्षा में ध्यान न होना, दूसरा शिक्षक छात्रों तक संदेश पहुंचाने में असमर्थ होना, तीसरा है छात्रों की पढ़ाए जाने वाले विषय में कोई दिलचस्पी नहीं होना, चौथा है कक्षा के आसपास या कक्षा में बहुत ज्यादा शोर होना। दोस्तों 8 बजे आएगी आज हमारी हिस्ट्री की लाइव क्लास, ठीक है। अच्छे लेवल के सवाल हैं, लेट नहीं होगी, 8 बजे स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि वो पहले ही बता चुके हैं हम, ठीक है। 8 बजे सभी तैयार रहना। तो 41 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, शिक्षक छात्र तक संदेश पहुंचाने में समर्थ होना। 42, निम्नलिखित में से किसके द्वारा संप्रेषण अधिक प्रभावशाली हो जा सकता है? पहला, कक्षा के बीच में चुटकुले सुनाना, दूसरा बहुसंवेदी अपील का प्रयोग करना, तीसरा है उच्च अधिकारी के साथ बोलना, उच्च अधिकार के साथ बोलना, और चौथा है यह बताना कि श्रोताओं के लिए क्या उपयोगी है। किसके द्वारा संप्रेषण अधिक प्रभावशाली हो सकता है? दोस्तों 42 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बहुसंवेदी मल्टी सेंसरी अपील का प्रयोग करना। 43 है, छात्रों के चेहरे की अभिव्यक्ति फेशियल एक्सप्रेशन संप्रेषण प्रक्रिया के किस तत्व से संबंधित होती है? पहला, संदेश प्राप्तकर्ता, चैनल या संदेश प्रेषक। छात्रों के चेहरे की अभिव्यक्ति संप्रेषण प्रक्रिया के किस तत्व से संबंधित होती है? तो दोस्तों सही आंसर 43 का ऑप्शन नंबर फर्स्ट, संदेश, ठीक है। 44, निम्नलिखित में से कौन सा विवरण कक्षा में प्रभावी संप्रेषण का बाधा नहीं डालता है? पहला, एक विस्तृत विवरण, एक अस्पष्ट विवरण, एक विधि पूर्वक विवरण, चौथा है एक विवरण जो कि श्रोताओं को अपने निष्कर्ष निकालने में सहायक होता है। दोस्तों 44 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, एक विधि पूर्वक विवरण। 45 है, 45, संप्रेषण पहलुओं का कौन सा समूह कक्षा में संप्रेषण प्रक्रिया को बाधित नहीं करता है? पहला, अधोमुख करना, मूल्यांकन, ध्यान केंद्रित करना, दूसरा मूल्यांकन, ध्यान केंद्रित करना, उदाहरण देना, तीसरा मूल्यांकन, ध्यान केंद्रित करना, अतिशयोक्ति, चौथा है ध्यान केंद्रित करना, उदाहरण देना और अतिशयोक्ति। संप्रेषण पहलुओं का कौन सा समूह कक्षा में संप्रेषण प्रक्रिया को बाधित नहीं करता है?
दोस्तों 45 का जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, ध्यान केंद्रित करना, उदाहरण देना और अतिशयोक्ति। ये जो है दोस्तों संप्रेषण प्रक्रिया को बाधित नहीं करता है। 46 है, मेहरबिया के अनुसार संप्रेषण में शब्द, स्वर का लहजा और शारीरिक भाषा का क्रम से कितना कितना योगदान रहता है। दोस्तों बढ़िया सवाल है, ठीक है। पहला 38, 7, 55, दूसरा 7, 38, 55%, तीसरा 55%, 38 और 7%, उपरोक्त में से कोई नहीं। संप्रेषण दोस्तों शब्द, स्वर का लहजा और शारीरिक भाषा का क्रम से कितना कितना योगदान होता है। मनु भाटी जी वेलकम। दोस्तों सही आंसर है, शब्द का होता है 46 में, ठीक है। शब्द का होता है 7% और स्वर का लहजा का होता है 38% और शारीरिक भाषा का होता है तो 55%। राइट आंसर है बी। ध्यान रख समझना, शब्द का होता है 7%, स्वर की लहजा का होता है 38% और शारीरिक भाषा का होता है 55% योगदान संप्रेषण में। 47, पैराफ्रीजिंग एक कौशल है और यह किसको प्रभावी बनाने के लिए आवश्यक है। श्रवण, शोर, वादन या उपरोक्त में से कोई नहीं। लिसनिंग, नॉइस, स्पीकिंग या उपरोक्त में से कोई नहीं। रवि जी तुक्का मारने वाले क्वेश्चन है। अच्छा, अगली बार को नेगेटिव मार्किंग आ रही है रवि जी, ठीक है। दोस्तों 47 का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, श्रवण या लिसनिंग। 48, सजीव टेलीविजन व रेडियो प्रसारण जिसमें श्रोता दर्शकों की उपस्थिति आवश्यक होती है इस रूप में जानी जाती है। पहला संप्रेषण माध्यम, संकेत माध्यम, असमायोजित माध्यम या समायोजित माध्यम। सजीव टेलीविजन व रेडियो प्रसारण जिसमें श्रोता या दर्शकों की उपस्थिति आवश्यक होती है इस रूप में जानी जाती है। तो 48 का सही आंसर है संकेत माध्यम, ठीक है, संकेत माध्यम। 49, निम्नलिखित में से कौन सा कथन हिसाब संकेत शब्द लीकेज कॉज से संबंधित है। पहला है चेहरे का भाव जिसको पढ़ने में लोग अक्सर चूक जाते हैं। दूसरा चेहरे के भाव की विशेष शैलियों में से एक। तीसरा यह एक अनापेक्षित संकेत है कि कोई व्यक्ति कैसा अनुभव करता है। चौथा उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों 49 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी ए। यह एक अनापेक्षित संकेत है, न कोई व्यक्ति जो कैसा अनुभव करता है। 50वां सवाल दोस्तों, 40 मिनट में हमने 50 सवाल करवा दिए। व्यक्ति में एक बहुत ही उन्नत भावना होती है कि सामाजिक दृष्टि से क्या उचित है और सदैव यह जानता है कि प्रत्येक सामाजिक संदर्भ में क्या कहना है। व्यक्ति में किस तरह की भाषा संबंधित क्षमता होनी चाहिए। पहला व्याख्यात्मक, संज्ञानात्मक, वाक्यात्मक या व्यवहारिक। इस बार नहीं है नेगेटिव मार्किंग, अगली बार को होगी। ऋचा सिंह जी वेलकम, आपका मोस्ट वेलकम। इस बार नहीं है, मैंने पढ़ा था नोटिफिकेशन को, इस बार नहीं है, अगली बार को होगी। दोस्तों 50वें सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी,
व्यवहारिक, ठीक है, व्यवहारिक, बढ़िया अच्छा आंसर दे रहे हैं आप सभी। 51, संप्रेषण प्रक्रिया में संदेश प्रेषक का बहुत अच्छा व्याकरण होता है। यह सक्षमता मूल रूप से किस पर आधारित होती है? व्याख्यात्मक, अर्थ संबंधी, वाक्यात्मक या व्यवहारिक? जूली सिंह जी वेलकम। दोस्तों सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, वाक्यात्मक, ठीक है, वाक्यात्मक। 52, ऐसा स्थान जहां इंटरनेट उपयोगकर्ता इंटरनेट के लिए वायरलेस अधिगम प्राप्त कर सकते हैं। पहला एक्स्ट्रानेट, इंट्रानेट, वेब सम्मेलन या वाईफाई हॉटस्पॉट, ठीक है। ऐसा स्थान जहां इंटरनेट उपयोगकर्ता इंटरनेट के लिए वायरलेस अधिगम प्राप्त कर सकते हैं। हाँ दीपक जी, हो सकता है थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है। क्योंकि एनटीए जो भी एग्जाम करा रहा है सभी में नेगेटिव मार्किंग है, केवल यूजीसी नेट को छोड़कर, ठीक है। दोस्तों 52 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, वाईफाई या हॉटस्पॉट। दोस्तों क्या होता है इसमें, क्या आप फोन में जो है खुलवा लेते हैं वाईफाई या हॉटस्पॉट, उससे क्या करते हैं दोस्तों, वायरलेस इंटरनेट आप यूज कर सकते हैं और वहां पर हम अधिगम कर सकते हैं, ठीक है। 53, निम्नलिखित में से कौन सी वर्चुअल रियलिटी वेबसाइट है? पहला है फायर फर्स्ट लाइफ, दूसरा सेकंड लाइफ, तीसरा ज्ञान लाइफ या ऑप्शन नंबर 4 उपयुक्त में से कोई नहीं, नॉन ऑफ द अबोव। निम्नलिखित में से कौन सी वर्चुअल रियलिटी वेबसाइट है? रवि जी कह रहे हैं गवर्नमेंट कुछ भी कर सकती है। देखो गवर्नमेंट की तो हम कुछ कह नहीं सकते भाई। गवर्नमेंट तो आप सभी को पता होगा कि क्या कर रही है। दोस्तों 53 का जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, सेकेंड लाइफ, ठीक है। दोस्तों अच्छा सवाल ही आ सकता है सवाल। 54, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? पहला, मॉडेम एक सॉफ्टवेयर है, दूसरा मॉडेम वोल्टेज स्थिर रखने में सहायता करता है, तीसरा मॉडेम एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, चौथा मॉडेम में एनालॉग संकेतों को डिजिटल एवं इसके विपरीत भी परिवर्तित किया जा सकता है। दोस्तों आप अपने घर में टेलीफोन लाइन लगवाएं, ठीक है, उससे क्या होगा, उससे इंटरनेट भी चलेगा और फोन भी कनेक्ट होगा। तो जैसे ही आप, जैसे बीएसएनएल है, जियो वाईफाई है, फाइबर है, अगर वो केबल लाते हैं अपने घर में के लिए, तो एक छोटा सा सिस्टम होता है, उसको बोलते हैं मोडेम, ठीक है दोस्तों। तो जैसे वो मोडेम में कनेक्ट होगी बाहर वाली केबल, तो यहाँ से जो केबल निकलेगी वो आपके वाईफाई या फोन में कनेक्ट हो जाएगी, तो उसको बोलते हैं दोस्तों मोडेम, ठीक है, इसको बोलते हैं मोडेम। मोडेम क्या करता है, एनालॉग सिग्नल को तो डिजिटल में और डिजिटल को क्या करता है, एनालॉग में कन्वर्ट करता है। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। 55, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प एक शैक्षिक वेबसाइट को संदर्भित करता है जो उसके सदस्य को अनुमति देता है कि वे और सूचना जोड़ सकें या सूचना बदल सकें? पहला शिक्षा या .edu, दूसरा सामाजिक नेटवर्किंग साइट, तीसरा विकी, चौथा है वेब 2.0। अच्छा स्पीड में कराएं। अच्छा तो दोस्तों 55 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, विकी, ठीक है। 56 है, आप एक प्रसारण व्यवस्था बनाना चाहते हैं जिसको इंटरनेट से डाउनलोड भी किया जा सके, तो निम्नलिखित में से आप किसकी रचना करना चाहते हैं? ई ब्रॉडकास्ट, एसओ, पॉडकास्ट या ई कॉस्ट, ठीक है। नीलू सैनी जी वेलकम। तो दोस्तों
56वें सवाल का जो सही आंसर है, ठीक है, वो है ऑप्शन नंबर सी, पॉडकास्ट। ठीक है, क्या है? पॉडकास्ट। 57वां सवाल आपके सामने है, इंटरनेट पर वीडियो ट्रांसमिशन जिसको विलंबित लाइव कास्टिंग कहा जाता है। पहला, वर्चुअल वीडियो, सीधा प्रसारण, वीडियो शिफ्ट या रियल टाइम वीडियो। इंटरनेट पर वीडियो ट्रांसमिशन जिसको विलंबित लाइव कास्टिंग कहा जाता है। दोस्तों 57 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, रियल टाइम वीडियो। 58वां सवाल आपके सामने, यह एक बहुत ही उच्च गति की आंकड़ा संचरण लाइन है जो विश्व भर में अपेक्षाकृत छोटे लेकिन उच्च गति के इंटरनेट सेवा प्रदाताओं, वाणिज्यिक सहित शैक्षिक, सेना, सरकारी प्रतिष्ठानों को नेटवर्किंग सुविधाएं प्रदान करता है। इसको क्या कहा जाता है? पाथवे, बैकबोन, कम्युनिकेशन सिस्टम या रूटर। ज्योत्सना जी, वेलकम। दोस्तों सही आंसर ढूंढने का ऑप्शन नंबर बी, बैकबोन। 59वां सवाल आपके सामने है, अपनी शिकायतों को प्रकट करने हेतु वेबसाइट का उपयोग करने को क्या कहा जाता है? साइबर बेटिंग, साइबर राइटिंग, वेब हेड या वेब याचिका। अपनी शिकायतों को प्रकट करने हेतु वेबसाइट का उपयोग करने को क्या कहा जाता है? दोस्तों सही आंसर है साइबर बेटिंग। ठीक है, 60वां सवाल है, निम्नलिखित में से कौन से दूरसंचार हार्डवेयर का उपयोग करके आप वेब एक्सेस कर सकते हैं? ब्राउजर, मोडेम, एफटीपी प्रोटोकॉल या आईआरसी। आईआरसी, आईआरसी। दोस्तों ब्राउजर, मोडेम, एफटीपी फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल या आईआरसी यानी कि इंटरनेशनल रेस्क्यू कमेटी। ठीक है दोस्तों, 60वें सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है दोस्तों, इसको बोलते हैं मोडेम। 61, निम्नलिखित में से कौन सा डोमेन मूलत गैर लाभदायक संगठनों के लिए था? पहला, .gov, .org, .net या .in। कौन सा डोमेन मूलत गैर लाभदायक संगठनों के लिए था? दोस्तों 61 का जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर वी, .org। 62, निम्नलिखित में से कौन सा इंटरनेट कनेक्शन स्थापित करने का विकल्प है? पहला, डायल अप कनेक्शन, दूसरा डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, तीसरा ब्रॉडबैंड, चौथा उपयुक्त सभी। कौन सा इंटरनेट कनेक्शन स्थापित करने का विकल्प है? साइमा रफीक जी वेलकम, मुन्ना प्रजापति जी वेलकम। तो दोस्तों सही आंसर है का, क्योंकि दोस्तों जब इंटरनेट लगवाते हैं, आप कनेक्शन लगवाते हैं, तो दोस्तों ब्रॉडबैंड भी बोलते हैं, डिजिटल सब्सक्राइब लाइन बोलते हैं उसको, और डायल अप कनेक्शन भी बोलते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर उपयुक्त सभी। 63, निम्नलिखित में से कौन सा इंटरनेट पर सूचना सुरक्षा से संबंधित नहीं है? ठीक है, पहला, डेटा एन्क्रिप्शन, वाटर मार्किंग, डेटा हाइडिंग,
सूचना पूर्ण प्राप्ति। हमारे बीच कह रही हैं कि सर बफरिंग हो रही है। अफरोज जी वेलकम आपका। दोस्तों 63 का सही आंसर है सूचना पुनर्प्राप्ति। ठीक है। 64 विट का अर्थ है बाइनरी इंफॉर्मेशन सिस्टम, बाइनरी ट्री, बाइनरी डिजिट या बाइनरी थ्योरी। दोस्तों 64 का जो सही आंसर है बिट का जो फुल फॉर्म है, ठीक है, जो अर्थ होता है उसका बाइनरी डिजिट। 65 निम्नलिखित में से कौन एक रेखीय डेटा संरचना लाइनर डेटा स्ट्रक्चर नहीं है? पहला एरे, बाइनरी ट्री, क्यू या सीपीयू। कौन एक रेखीय डेटा संरचना नहीं है? कपिल किशन जी वेलकम आपका। पंकज जी वेलकम। दोस्तों 65 का सही आंसर वो है बाइनरी ट्री। 66 है संकलक का उपयोग निम्नलिखित में से किस भाषा को ऑब्जेक्ट कोड में परिवर्तित करने के लिए किया जाता है जिसको क्रियान्वित किया जा सकता है? पहला उच्च स्तर की भाषा, कम स्तर की भाषा, असेंबली भाषा या प्राकृतिक भाषा। दोस्तों 66 का जो सही आंसर वो है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, उच्च स्तरीय भाषा। 67 निम्नलिखित में से कौन सा नेटवर्क डिवाइस नहीं है? पहला रूटर, स्विच, हब या सीपीयू। कौन सा नेटवर्क डिवाइस नहीं है? दोस्तों 67 का जो सही आंसर है, दोस्तों जो नेटवर्क डिवाइस होती है रूटर भी होता है, ठीक है, हब भी होता है और स्विच भी होता है। जो क्या नहीं होता है? सीपीयू नहीं होता है दोस्तों, ठीक है, ये नहीं होता है क्योंकि ये जो है आप देख सकते हैं जैसे आप ये आपकी कंप्यूटर की एलईडी है, ठीक है, ये सीपीयू हो गया, ये कंप्यूटर नेटवर्क डिवाइस नहीं है दोस्तों, ये आपका पूरा सिस्टम होता है जो कंप्यूटर सिस्टम या माइंड कुछ भी कह सकते हैं दोस्तों, जैसे मदरबोर्ड रहता है, ठीक है, वो सीपीयू है, वो नेटवर्क सिस्टम नहीं है। 68 है एचटीटीपी का पूर्ण रूप क्या है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, हाइपर टर्मिनल ट्रांसफर प्रोटोकॉल या नंबर 4 हाइपर टर्मिनल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। दोस्तों 68 का जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, एचटीटीपी की फुल फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। 69 संसार के सबसे लंबे वृक्ष कहाँ पाए जाते हैं? पहला भूमध्य रेखीय क्षेत्र, शीतोष्ण क्षेत्र, मानसून क्षेत्र या आर्द्रक क्षेत्र। मेडिटेरेनियन मेडिटेरियन रीजन क्षेत्र में।
तो दोस्तों संसार के सबसे लंबे जो वृक्ष पाए जाते हैं दोस्तों वो पाए जाते हैं नंबर फर्स्ट भूमध्य क्षेत्र में, बहुत लंबे लंबे जाते हैं। ठीक है, 70वां सवाल है, एक भौगोलिक इकाई जो कि जल को एकत्रित करती है, उसका भंडारण करती है और बाद में जल का उन्मुक्त प्रवाह होने देती है, उसको क्या कहते हैं? पहला बंजर भूमि, जल संभट, आर्द्र भूमि या उपरोक्त में से कोई नहीं। सिराज मोहम्मद जी वेलकम। तो दोस्तों 70वें का जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, जल संकट, वाटर सीड। ठीक है, 71 है, वो मूलतः एक आर्द्र भूमि है जो कि मुख्य रूप से निम्नलिखित स्रोत से जल प्राप्त करती है, आसपास के जल निकायों से, पिघलती हुई बर्फ से, केवल वर्षा से या केवल सागर से। वो मूलतः आर्द्र भूमि है जो कि मुख्य रूप से निम्नलिखित स्रोत से जल प्राप्त करती है। तो 71 का सही आंसर है। ठीक है, 71 का सही आंसर तो ऑप्शन नंबर सी, केवल वर्षा से। 72, निम्नलिखित में से भारत में सबसे बड़ी ताजे या अवरोध जल की झील कौन सी है? पहला बुलर झील, सुखना झील, डल झील या लोकटक झील। लोकटक। तो सबसे बड़ी भारत में सबसे बड़ी ताजी पानी की झील कौन सी है? तो सही आंसर है बुलर झील। ये कहाँ है दोस्तों? जम्मू कश्मीर में है। ठीक है, 73, दुनिया में सबसे बड़ा थोरियम का भंडार किस देश में है? पहला भारत में, संयुक्त राज्य अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में या में से कोई नहीं। दुनिया में सबसे बड़ा थोरियम का भंडार दोस्तों कहा है? 73 का सही आंसर है। ठीक है, अब दोस्तों भारत में है थोरियम। और दोस्तों मैं यहाँ से एक 73 के बाद 75 बोल रहा हूँ क्योंकि बनाने में बड़ी मिस्टेक हो गई थी। ठीक है, 75 है। ठीक है, निम्नलिखित में से किस तापमान पर अलवरण जल का घनत्व सबसे अधिक होता है? -4 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस, 4 डिग्री सेल्सियस या -2.5 डिग्री सेल्सियस। रवि जी पुराना कुछ नहीं होता, सब ये हमारे सिलेबस में है। ठीक है, कुछ भी आ सकता है। दोस्तों 75 का जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर दोस्तों जल का घनत्व सबसे अधिक होता है। 76, निम्नलिखित में से कौन गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत है जिसका दोहन आर्थिक रूप से सबसे अधिक लाभप्रद हो सकता है? पहला सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा या सागर तापीय ऊर्जा रूपांतरण। निम्नलिखित में से कौन गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत है जिसका दोहन आर्थिक रूप से सबसे अधिक लाभप्रद हो सकता है? दोस्तों सही आंसर है सौर ऊर्जा। ठीक है, सौर ऊर्जा। 77, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे बड़ा मृदा या मिट्टी समूह ग्रुप है? पहला लाल मिट्टी, काली मिट्टी, रेतीली मिट्टी या पहाड़ी मिट्टी। कौन सा भारत का सबसे बड़ा मृदा या मिट्टी समूह है दोस्तों? ठीक है, आपको बताओ दोस्तों हमारे देश में कई प्रकार की मिट्टी है, जैसे लाल मिट्टी हुई, काली मिट्टी,
रेतीली मिट्टी, रेगड़ मिट्टी, ठीक है, जलोढ़ मिट्टी। तो जो 77 का जो सही आंसर है, सबसे बड़ा जो मृदा समूह है, मिट्टी समूह है लाल मिट्टी, ठीक है। 78 निम्नलिखित में से रेगड़ मिट्टी किसको संदर्भित करती है? पहला काली कपासी मिट्टी, लाल मिट्टी, रेतीली मिट्टी या जलोढ़ मिट्टी। रेगड़ मिट्टी किसको संदर्भित करती है? तो रेगड़ मिट्टी में ज्यादातर हम क्या बोलते हैं? कपास बोते हैं, सोयाबीन बोते हैं, मूंगफली बोते हैं, ठीक है। ये कहाँ पाई जाती है? महाराष्ट्र में, गुजरात में और मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा होती है ये, ठीक है। तो सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट, काली कपासी मिट्टी। 79 निम्नलिखित में से किस प्रकार की मिट्टी कृषि के लिए सबसे अधिक अनुपयोगी है? यानी कि उपयोगी नहीं, अनुपयोगी है, ठीक है दोस्तों, उपयोगी नहीं। जलोढ़ मिट्टी, लाल मिट्टी, कपास मिट्टी या रेतीली मिट्टी। किस प्रकार की मिट्टी कृषि के लिए सबसे अधिक अनुपयोगी है? दोस्तों सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लाल मिट्टी। 80 निम्नलिखित में से कौन सा लाल मिट्टी के बारे में सत्य है? पहला, वे लीचिंग प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप बनती है। दूसरा, इनमें लोहे और एल्यूमिनियम जैसे खनिज तत्व प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। तीसरा, ये गर्म और नम उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर 4 उपरोक्त सभी कौन सी लाल मिट्टी के बारे में सत्य है? तो दोस्तों 80 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। 81 दोस्तों 20 सवाल रहे कुल केवल। मृदा की कौन सी परत इसके पीएच मान और इसकी जल को अवशोषण करने और प्रतिधारण करने की क्षमता को निर्धारित करती है? ओ क्षितिज, ए क्षितिज, बी क्षितिज या सी क्षितिज? होरिज़न। दोस्तों 8 बजे हमारी हिस्ट्री की आएगी, ठीक है, बिल्कुल कंप्लीट है, इस बात नहीं कंप्लीट नहीं है, बिल्कुल कंप्लीट है। 8 बजे नेट 8 बजे शुरू हो जाएगी। दोस्तों 81 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, सी क्षितिज। 82 निम्नलिखित में से पोरोमीटर किसका परिणाम मापता है? मिट्टी की उर्वरता, मृदा की लवणता, मिट्टी अम्लता या उपरोक्त सभी? पोरोमीटर। दोस्तों पोरोमीटर जो होता है, पोरोमीटर मृदा की लवणता नापता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। 83 निम्नलिखित में से किस राज्य के वन में चंदन के वृक्ष बहुतायत में है? तेलंगाना, कर्नाटक, केरल या मध्य प्रदेश? निम्नलिखित में से किस राज्य के वन में चंदन के वृक्ष बहुतायत में पाए जाते हैं? डेली कराते हैं जी, हाँ जी ऋषु यादव जी, डेली चलता है हमारा। तो दोस्तों 83 का जो सही आंसर वो है कर्नाटक में, ठीक है, कर्नाटक में चंदन के वृक्ष दोस्तों बहुत ज्यादा पाए जाते हैं, ठीक है। 84 महानदी डेल्टा की मिट्टी गोदावरी डेल्टा की मिट्टी की तुलना में कम उपजाऊ है, उसका मुख्य कारण है? पहला, वर्ष दर वर्ष आने वाली बाढ़ों से मिट्टी की ऊपरी परत का कटाव। दूसरा, सागर के जल का भूमि पर सैलाब। तीसरा, परंपरागत कृषि प्रथाएं। चौथा, दूरदराज के क्षेत्रों से बहकर आने वाली मिट्टी, लाल मिट्टी से जलोढ़ मिट्टी की व्युत्पत्ति। अच्छा राहुल जी, राहुल जयदेव जी कह रहे हैं ये मेरे स्टेट में होती है। वो आप कर्नाटक से हैं, धन्यवाद आपका राहुल जयदेव जी, आप हमारे बैच में भी हैं। दोस्तों 84 का जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर फर्स्ट, वर्ष दर वर्ष आने वाली बाढ़ों से मिट्टी की ऊपरी परत का कटाव। 85 भारत में तेल अधिकतर किस में पाया जाता है? पहला, एंटीक्लेन और फाल्ट टैप्स में, तलछटी चट्टानों में, आग्नेय चट्टानों में, उपरोक्त में से कोई नहीं?
1 घंटा और 10 मिनट हो गई है, यानी कि 70 मिनट में हमने 85 सवाल करा दिए। कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? ठीक है दोस्तों। दोस्तों हमने जो है टीआरपी नहीं बढ़ानी है अपने चैनल की, क्योंकि कुछ जो लोग होते हैं दोस्तों टीआरपी बढ़ाते हैं, ठीक है, कि 8-9 सवाल लाते हैं और दोस्तों 1-1 घंटा वो ले जाते हैं आपका। ठीक है, हमारे पास में कोई सिस्टम नहीं है। मैं चाहता हूँ कि आपको दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा डाटा मिले और कम समय में दूँ। ठीक है, भारत में तेल अधिकतर किस में पाया जाता है दोस्तों? सही आंसर है तलछटी चट्टानों में। 86 सीएनजी से अभिप्राय है। पहला संपीड़ित प्राकृतिक गैसोलीन, दूसरा संपीड़ित प्राकृतिक गैस, तीसरा संकुचित नाइट्रोजन गैस, चौथा है कैलिब्रेटेड प्राकृतिक गैस। दोस्तों आप इंग्लिश में पढ़ते हैं कंप्रेस्ड नेचुरल गैसोलीन, दूसरा है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, कंप्रेस्ड नाइट्रोजन गैस, चौथा है कैलिब्रेटेड नेचुरल गैस। समाज जी गुड इवनिंग, बहुत ही लेट आई है शर्मा जी। ऐसा कोई पसंद नहीं है? ओके धन्यवाद। दोस्तों 86 का तो आप जानते होंगे, तो सीएनजी आप डलवाते भी होंगे जो आपके कार वगैरह होंगी। ठीक है, तो उसका जो फुल फॉर्म है वो है ऑप्शन नंबर बी, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ठीक है, 86 का बी। 87 सूची फर्स्ट को सेकंड से मिलाना है। ठीक है, सूची फर्स्ट में अनुच्छेद 280, अनुच्छेद 324, अनुच्छेद 323, अनुच्छेद 315। संस्था प्रशासनिक न्यायाधिकरण, चुनाव आयोग, वित्त आयोग, संघ लोक सेवा आयोग। बहुत ही बढ़िया सवाल दोस्तों, कई बार एग्जाम में आ चुका है। और दोस्तों ये जो है सवाल है आईएएस में भी आ सकता है सवाल। ठीक है, निवास शेखर जी करिए, आपकी क्लास बेस्ट होता है। ओके धन्यवाद निवास जी, सभी का धन्यवाद। राहुल जी आपका भी धन्यवाद, रवि जी धन्यवाद राहुल जयदेव जी करें सुपर, धन्यवाद। तो दोस्तों 87, ठीक है, 87 का तो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो। ठीक है, देखो दोस्तों 280 में क्या है? वित्त आयोग। ठीक है, वित्त आयोग की जो होता है वो 280 में है। अनुच्छेद 324 में क्या है? चुनाव आयोग है। ठीक है, अनुच्छेद 323 में प्रशासनिक न्यायाधिकरण, और अनुच्छेद 315 में लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीएससी है। ठीक है, 88 यदि कोई व्यक्ति भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन करना चाहता है तो उस उसके पहले भारत में रहने की न्यूनतम अवधि कितनी है? यानी दोस्तों कोई आदमी बाहर का व्यक्ति भारत में रहना चाहता है तो कितने साल तक भारत में बगैर नागरिकता के रहेगा वो? ठीक है, पहला 5 वर्ष, 3 वर्ष, 7 वर्ष या 10 वर्ष। रोहित जी सुपर, धन्यवाद। दोस्तों 88 का सही आंसर है वो रहेगा दोस्तों 5 वर्ष। ठीक है, 5 वर्ष बाद उसको वो अगर रहे अच्छा लगता है हमारा देश तो उसको मान्यता मिल जाएगी, अदरवाइज नहीं मिलेगी। 89 निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का आवश्यक तत्व नहीं है? जनसंख्या, क्षेत्र, संप्रभुता या लोकतंत्र। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का आवश्यक तत्व नहीं है? दोस्तों 89 का सही आंसर है लोकतंत्र। ठीक है दोस्तों, राज्य का आवश्यक तत्व नहीं है दोस्तों क्या? जनसंख्या, क्षेत्र और संप्रभुता। लोकतंत्र अलग चीज है दोस्तों। ठीक है, 90 वर्ष 1942 में किस योजना के तहत यह स्वीकार किया गया कि भारत में एक निर्वाचित संविधान सभा का गठन होगा जो युद्धोपरांत संविधान का निर्माण करेगी? लॉर्ड माउंटबेटन योजना, कैबिनेट मिशन योजना, बॉम्बे योजना या क्विट इंडिया मिशन। राहुल जी कह रहे हैं सर अभी सम चेंज अबाउट सिटीजनशिप। ओके, हुआ तो है। ठीक है,
परंतु अभी उस पर जो है शायद मोहर नहीं लगी है। ठीक है, अब सरकार ने नागरिकता का जो फैसला है उसको थोड़ा चेंज किया है। ठीक है दोस्तों, 90 में का तो सही आंसर, क्योंकि 1942 में जो योजना आई थी उस तो वो आई थी क्रिप्स मिशन योजना। ठीक है, आप जानते होंगे दोस्तों 1942 में क्रिप्स इंडियन मिशन योजना आई थी। 91, संविधान में प्रस्तावना दिए जाने से क्या प्रयोजन सिद्ध हो सकते हैं? पहला, संविधान कब कार्यान्वित हुआ की जानकारी। दूसरा, वांछनीय आदर्शों की जानकारी। सरकार की व्यवस्था की जानकारी। सत्ता के स्रोत की जानकारी। अभय सिंह जी, कैबिनेट मिशन जो आया था अब 1946 में आया था। ठीक है, शिमला समझौता हुआ था 1945 में। तो दोस्तों 91 का जो सही आंसर है, ठीक है दोस्तों, संविधान के प्रस्तावना में जो प्रयोजन सिद्ध हो सकते हैं, ठीक है, वो 91 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। ठीक है, 92, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भारतीय संविधान के संदर्भ में कहा जा सकता है? पहला, भारतीय संविधान कैसा है? संघीय, एकात्मक, संसदीय, संघीय काया एवं एकात्मक आत्मा। तो ये सवाल आ सकता है, बढ़िया सवाल है ये। दोस्तों भारतीय संविधान के संदर्भ में कहा जाता है कि वह उसकी जो काया है वो संघीय है और उसकी आत्मा जो है वो एकात्मक है। 93, निम्नलिखित में से किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने संविधान सभा में भाग नहीं लिया था? जूनागढ़, हैदराबाद, मणिपुर, नाभा। दोस्तों सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि दोस्तों इसने पहले ही मना कर दिया था कि भाई मैं जो है भारत में शामिल नहीं होऊंगा, परंतु वल्लभ भाई पटेल जी ने इसको यहाँ युद्ध कर कर इसको अपने में ले लिया था। ठीक है, 94, निम्नलिखित में से किन अधिनियमों को भारत के संविधान के अनुच्छेद 395 के द्वारा निरस्त किया गया था? पहला, भारत सरकार अधिनियम 1935, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, प्रिवी काउंसिल क्षेत्राधिकार लोक अधिनियम 1949 और चौथा है भारत सरकार अधिनियम 1919। किसको दोस्तों, किन अधिनियमों को भारत के संविधान के अनुच्छेद 395 के द्वारा निरस्त किया गया था? तो बढ़िया सवाल है। ठीक है, निम्नलिखित में से किन अधिनियमों को भारत के संविधान के अनुच्छेद 395 द्वारा निरस्त किया गया था?
दोस्तों इसमें देखो थोड़ी सी टाइपिंग में थोड़ी मिस्टेक है, ठीक है, यानी कि इसमें दोस्तों एक तो 3 को नष्ट किया गया था, ठीक है, 3 को प्रिवी काउंसिल, और ऑप्शन नंबर इसमें पहला भी ठीक है, दूसरा भी ठीक है, ठीक है दोस्तों, इन तीनों को यहाँ जो है रद्द किया गया था, 1 2 और 3, सी ठीक है इसका। 95 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन से प्रावधान लागू हुए? ठीक है दोस्तों, ध्यान से समझना इस बात को, क्योंकि दोस्तों जो संविधान था, ठीक है, उसको 26 नवंबर 1949 में अंगीकार किया गया था, लागू नहीं किया गया था। परंतु दोस्तों जो क्योंकि उस समय दंगे हो रहे थे, ठीक है, दंगे को खत्म करने के लिए नागरिकता की तो कुछ आर्टिकल जो अनुच्छेद तो उसको 26 नवंबर 1949 को लागू कर दिया गया था, और जो संपूर्ण जो संविधान था उसको 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। तो कौन कौन से प्रावधान 26 नवंबर 1949 को लागू कर दिए गए थे? नागरिकता, निर्वाचन, अस्थायी संसद और मौलिक अधिकार, ठीक है। तो दोस्तों 26 नवंबर 1949 को जब हमारा जो संविधान था वो अंगीकार किया गया था, परंतु कुछ ऐसे अनुच्छेद थे जिनको लागू करना दोस्तों बहुत ही जरूरी था, अदरवाइज दंगे बहुत ज्यादा हो रहे थे, ठीक है, इधर से उधर को, पाकिस्तान से भारत, भारत से पाकिस्तान में जा रहे थे लोग बाहर, तो उनको कंट्रोल करने के लिए दोस्तों 26 नवंबर 1949 को कुछ संविधान के कुछ जो अनुच्छेद थे उनको लागू कर दिया गया था। तो दोस्तों वो थे ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, यानी कि नागरिकता, निर्वाचन और ऑप्शन नंबर 3 अस्थायी संसद को। 96 निम्नलिखित में से कौन से तथ्य संविधान की प्रस्तावना के संदर्भ में सही है? पहला, यह किसी भी न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है। दूसरा, उच्चतम न्यायालय के केशवानंद भारती केस में दिए गए निर्णय के अनुसार यह संविधान का भाग है। तीसरा, प्रस्तावना को 2 बार संशोधित किया जा चुका है। अच्छा, हनी सिंह जी बोल रहे हैं, सर जी कल पॉलिटिक्स की एक वीडियो बना दीजिए, 2 से 3 सवाल आएगा। ओके, तो देखते हैं कल को, ठीक है, अच्छी सी बनाते हैं एक वीडियो हायर एजुकेशन की, ठीक है। विपिन ठाकुर जी वेलकम। दोस्तों 96 का जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यानी कि पहला और दूसरा। 97 भारत के संविधान में कल्याणकारी राज्य, ठीक है, का आदर्श किसमें संस्थापित है? पहले उद्देशिका में, राज्य की नीति के निर्देशक तत्वों में, मूल अधिकार में, 7वीं अनुसूची में। भारत के संविधान में कल्याणकारी राज्य का आदर्श किसमें संस्थापित है? तो दोस्तों सही आंसर 97 का ऑप्शन नंबर फर्स्ट, उद्देशिका में, ठीक है। 98 निम्नलिखित में से कौन से कथन भारतीय संविधान में अल्पसंख्यकों के बारे में सही है? पहला, अनुच्छेद 30 के अनुसार देश में अल्पसंख्यकों की 2 श्रेणियां हैं, धार्मिक और भाषाई। दूसरा, अनुच्छेद 350 भाषाई अल्पसंख्यकों से संबंधित है। तीसरा, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम ने अभी तक 6 समुदायों की धार्मिक अल्पसंख्यकों के रूप में घोषणा की है। दोस्तों प्रीवियस में भी जो अल्पसंख्यक वर्ग थे, ठीक है, उनको शिक्षा के बारे में जो बताया कुछ एक आया था धार्मिक शिक्षा, तो वो किस अनुच्छेद में था ये बताया गया था, पूछा गया था, ठीक है। दोस्तों सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि तीनों ही ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, ठीक है। 99 संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत यह कहा गया है कि हर राज्य सरकार
यह सुनिश्चित करने का प्रयास करेगी कि प्राथमिक स्तर पर शिक्षा अनुदेशन का माध्यम मातृभाषा हो। अनुच्छेद 349, अनुच्छेद 350, अनुच्छेद 350A या अनुच्छेद 351। दोस्तों सही आंसर है 99 का ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 350A। और हमारा 100वां सवाल है, शिक्षा के क्षेत्र में एक स्वतंत्र आयोग के अध्यक्ष के रूप में यूनेस्को को प्रस्तुत की गई जैकस डिलोज की रिपोर्ट का शीर्षक था। पहला मिलेनियम डेवलपमेंट रिपोर्ट, दूसरा लर्निंग द ट्रेजर विद इन, ठीक है, और तीसरा था वर्ल्ड डिक्लेरेशन ऑन एजुकेशन फॉर ऑल, चौथा है इंटरनेशनल कमीशन ऑन एजुकेशन रिपोर्ट। दोस्तों ये थी हमारे आज की वीडियो। आपको कैसी लगी, अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, ठीक है। दोस्तों फीडबैक आप जरूर देना, ठीक है। और दोस्तों मैं बता रहा हूँ आपको 5 मिनट बाद वीडियो जो खत्म हो जाएगी उसके 5 मिनट बाद में आप फीडबैक देना, ताकि जो कमेंट हम पढ़ सकें, क्योंकि अब लाइव चैट में दोस्तों कमेंट चले जाते हैं, हमको नहीं मिलते हैं, ठीक है। एक बार दोस्तों और ऑन करना है वीडियो को और फीडबैक वहां देना, ठीक है। वीडियो खत्म होने के दोस्तों 5 मिनट बाद आप वीडियो को दोबारा ऑन करना और वहां पर दोस्तों फीडबैक देना कि आपको क्या प्रतिक्रिया है, ठीक है। वीडियो खत्म होने के 5 मिनट बाद जब लाइव बंद हो जाएगी, जस्ट 5 मिनट बाद दोस्तों फीडबैक देना, वहां पर पता चलता है कि आपका फीडबैक कैसा है। दोस्तों 100 में सवाल सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लर्निंग द ट्रेजर विद इन। दोस्तों फीडबैक आपको 5 मिनट बाद देना है, ठीक है। लाइव नहीं होगी तब जो है आपका जो फीडबैक रहेगा वो हमारे वीडियो में रहेगा, अदरवाइज लाइव चैट का जो फीडबैक होता है दोस्तों हमें नहीं मिलता है। अगर आपको दोस्तों नोट्स लेने हो या आपको हमारी जोन सदस्य लेनी हो, जिससे कि हम दोस्तों आपको पीडीएफ भी देंगे, ठीक है, तो नंबर है 8755475312, ये नंबर है हमारा। दोस्तों आपको जो है 5 मिनट बाद दोबारा वीडियो को ऑन करना और वहां पर फीडबैक देना जरूर, ठीक है, जिससे कि दोस्तों दूसरों को भी पता चलेगा भाई कि ये वीडियो कैसी थी, ठीक है। दोस्तों मैं जो बोल रहा हूँ जरूर देना 5 मिनट बाद, ठीक है। जब उसके 5 मिनट बाद दोस्तों दोबारा वीडियो को ऑन करना, तब आप अपना फीडबैक देना, ताकि दूसरों को पता चले भाई वीडियो कैसी थी, ठीक है। श्रीकांत जी कह रहे हैं 20-25 गलत हुए हैं होंगे, ओके गुड। दोस्तों मिलते हैं हम, ठीक है, 8 बजे की हिस्ट्री की क्लास में, ठीक है। दोस्तों आपको फीडबैक 5 मिनट बाद देना है, ठीक है। मैं अब वीडियो को कट करता हूँ। धन्ना चौधरी आपके वेरी गुड, 70 सवाल है, 70 है, वेरी गुड, ठीक है। और दोस्तों आप मुझे, मैं बता रहा हूँ आपको, आप जो है अपना जो स्कोर है आप वीडियो के खत्म होने के 5 मिनट बाद बताना, ठीक है। वीडियो के 5 मिनट बाद मीना कुमारी जी आपके 61 है, वेरी गुड, और पूनम जी आपके 84 है, वेरी गुड, वेरी वेरी गुड, ठीक है। दीपक जी आपके 70 हैं, हनी सिंह जी आपके 91 है, वेरी गुड, रोहित जायसवाल जी आपके 70 है, वेरी गुड, शोभा कुमार जी आपके 68, वेरी गुड, सुनीता कुमार जी 53, थोड़े से कम है, कोई बात नहीं, निवाज जी आपके 76, वेरी गुड, हृदय द्विवेदी जी आपकी जी 60 है, वेरी गुड, राहुल जयदेव जी आपके 73 है, वेरी गुड। दोस्तों 5 मिनट बाद अपने दोबारा जो है बताना, ठीक है, कैसी वीडियो थी और कितने आपके सही थे। भाग्य से आपके 59, 64 में से, वेरी गुड। दोस्तों मिलते हैं 8 बजे की वीडियो में, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। दीपक जी आपके 78, वेरी गुड।